हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है और हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया है। अब तक हमने चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके बाद हमने अजमेर के जो चौहान हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर का जो चौहान वंश था, इनका जो इतिहास है वो हम आज समझेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान पर, इस प्रकार से अजमेर पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र होते हैं गोविंदराज, ये जो हैं 1194 ईस्वी में ये रणथंभौर चले जाते हैं और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। तो हमें ये पॉइंट याद करना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोविंदराज ने की थी और ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज और इन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब इनके बाद कुछ शासक हुए हैं, जैसे कि गोविंदराज के बाद वाल्हणदेव, उसके बाद वागदेव, उसके बाद में प्रहलाद, उसके बाद में वीर नारायण और वीर नारायण के बाद में जैत्र सिंह और जैत्र सिंह के बाद हमीरदेव चौहान। ये प्रमुख शासक हुए हैं। रणथंभौर की जो शाखा है, रणथंभौर के जो चौहान है, उस शाखा में ये प्रमुख शासक हुए हैं। अब हम इनका ऐतिहासिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं है, अब हम सीधा हमीर के बारे में पढ़ेंगे। तो रणथंभौर के जो चौहान हैं उनमें सबसे महान शासक हुए हैं हमीरदेव चौहान। 1282 से 1301 तक इनका शासनकाल रहा। हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ये इन्होंने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी या हमीर की कचहरी कहते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अपने पिता जैत्र सिंह की याद में इसने इस छतरी का निर्माण करवाया था। हमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। बहुत ही महान शासक था, कई सारे युद्ध इसने जीते थे, तो इसलिए 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है हमीर को। और हमीर स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा हठी शासक था। तो हमीर एक हठी शासक था, बहुत ही ज़्यादा। अब दिल्ली पर उस समय जलालुद्दीन का शासन था, जलालुद्दीन खिलजी का, और इसने 2 बार आक्रमण किए थे रणथंभौर पर और दोनों ही बार ये असफल रहा था। तो इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसने ये इसलिए कहा था क्योंकि ये हार गया था और हारने के बाद इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो इसने ये बहाना बना दिया था कि भाई मेरे लिए इस दुर्ग का कोई महत्व नहीं। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का शासक बनता है और इसका एक सेनानायक होता है, मंगोल सेनानायक होता है मीर मोहम्मद शाह। हमीर जो है इसको शरण देता है और हमीर हट जो ग्रंथ हैं जिसकी रचना चंद्रशेखर ने की है, उनके अनुसार उनका ये कहना है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की जो मराठा बेगम थी चिमना, उसके और मीर मोहम्मद शाह के प्रेम संबंध थे। तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है हमीर पर कि इसने मीर मोहम्मद शाह, जो कि अब दोषी हैं अलाउद्दीन खिलजी की नज़रों में, इसको शरण क्यों दी। और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नाराज़ हो जाता है अमीर से और ये अपने सेनापति
1299 ईस्वी में नुसरत खां, उल्गू खां या कहीं कहीं पे इसका नाम उलुग खां भी मिलता है, और अलग खां। नुसरत खां, उलुग खां और अलग खां, इन 3 सेना नायकों को 1299 में भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। और इनका सामना करने के लिए अमीर जो है अपने 2 योग्य सेनापतियों धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजता है। अब इनके बीच जब ये लड़ाई होती है तो नुसरत खां तो पहली झड़प में मारा जाता है, और इस प्रकार से धर्म सिंह जो है वो वापस चला जाता है किले में। ये समझता है कि भाई अब हमारी सेना तो जीत चुकी है। जब नुसरत खां मारा जाता है तो धर्म सिंह क्या करता है, ये किले में वापस आ जाता है। लेकिन उसके बाद अलग खां जो है ये धोखे से भीम सिंह की हत्या कर देता है, और इस प्रकार से भीम सिंह मारा जाता है। और जब ये खबर पहुंचती है अमीर के पास तो अमीर बहुत ही नाराज़ होता है धर्म सिंह पर कि भाई तुम जो है छोड़कर आ गए सेना को पीछे, और इस वजह से भीम सिंह जो है वो मारा गया। अब जब अमीर को इस बात का पता चलता है तो वो धर्म सिंह को मंत्री के पद से हटा देता है और इसके स्थान पर भोजदेव को नियुक्त करता है मंत्री के पद पर। लेकिन जैसा कि ये धर्म सिंह ईमानदार और वफादार था, ये स्वयं को निर्दोष साबित कर देता है, और फिर अमीर जो है वो एक बार फिर से धर्म सिंह को वापस मंत्री बना देता है और भोजदेव को वापस मंत्री पद से हटा देता है। इस बात से जो है वो भोजदेव बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी को जाकर जो झाइन का दुर्ग है, झाइन दुर्ग का रास्ता बता देता है, और इस प्रकार से अलाउद्दीन जो है वो स्वयं आता है सेना लेकर और झाइन के दुर्ग के रास्ते से ये रणथंबोर पर अटैक करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर पर आक्रमण करता है तो उसे जब सफलता नहीं मिलती है तो वो अमीर के आगे संधि का प्रस्ताव रखता है। वो अमीर को कहता है कि भाई अब हम संधि कर लेते हैं, और अमीर संधि के लिए अपने 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को भेजते हैं संधि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रणमल और रतिपाल को राजा बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लेते हैं, और इस प्रकार से ये रणमल और रतिपाल लालच में आकर दुर्ग के द्वार खोल देते हैं, और इस प्रकार से सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती है वो रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। और फिर अमीर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, वो वीरों के नेतृत्व में केसरिया करता है, और उसकी जो धर्मपत्नी होती हैं रंगा देवी, ये जो है महिलाओं के नेतृत्व में जौहर करती हैं। इस प्रकार से रणथंबोर का जो चौहान वंश है उसका अंत हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर सफलता मिल जाती है। अब इन बातों का आंखों देखा उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने अपनी कृति है खजाइन उल फुतूह में। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने ये वर्णन किया है कि भाई अमीर ने केसरिया किया था और रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। अब अमीर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। श्रृंगार हार नाम का ग्रंथ है, इसकी रचना अमीर ने स्वयं की है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछा गया है कि श्रृंगार हार की रचना किसने की थी, तो अमीर ने की थी। अब अमीर से जुड़ा ग्रंथ अमीर अट्ठ, इसकी रचना की थी चंद्रशेखर ने। एक ग्रंथ है अमीर महाकाव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नयन चंद्र सूरी इन्होंने अमीर महाकाव्य की रचना की। अब अमीर रासो नाम के 2 ग्रंथ हैं। अमीर रासो इस ग्रंथ की रचना की जोधराज ने, और अमीर रासो नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसकी रचना की थी सारंग धर्म। अमीरायण नाम का ग्रंथ है, उसकी रचना की थी भांडव व्यास ने। तो इतने ग्रंथ जो हैं ये अमीर से जुड़े हुए हमें याद रखने हैं। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने रणथंबोर के जो चौहान हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम
जालोर के जो चौहान हैं और सिवाना के जो चौहान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार से अपना चौहान वंश का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।